ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है महादंगल का। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही खेला होने का माहौल पूरा बन गया है और ये दावा खुद राज्य की सीएम ममता बनर्जी कर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि कल सीएम ममता ने अपने नेता के खिलाफ हो रही ईडी की जांच के बीच मोर्चा संभाला, तो आज केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी ओर से मार्च किया गया है और ललकारा गया कि वो बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं देंगी। आज ही टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है और नारे लगाए, बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी। इसी मामले में आज जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो इतना ज्यादा हंगामा बरपा कि वहां पर सुनवाई टालनी पड़ गई। इसीलिए सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि ईडी की जांच में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी खुद ही वहां पर जा पहुंची। आखिर वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके लिए ममता बनर्जी ईडी की जांच को रोकने के लिए वहां पर पहुंची थी। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में दावा किया है कि जहां ईडी की जांच चल रही थी वहां पहुंचकर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन का फोन ले लिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी दी और डीजीपी ने कोई भी रिकवरी दिखाने से रोका और ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे दी। साथ ही ईडी के अधिकारियों को रिपोर्ट में सच लिखने से भी रोका गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी जो हरे रंग की फाइल ईडी की जांच के बीच से लेकर गई, उसमें क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो टीएमसी की ओर से पलटवार किया गया है कि आखिर एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है और पूरे देश की राजनीतिक खबर यह बन चुकी है। इसीलिए सवाल यहां पर पूछना जरूरी हो जाता है, क्या ममता बनर्जी जांच को प्रभावित कर रही हैं और वो कुछ छिपाना चाहती हैं? क्या अपने नेता पर लगे आरोप हंगामे से दबाना चाहती है टीएमसी? और सवाल यह भी है कि 6 साल पुराने मामले में ईडी की जांच चुनाव से ठीक पहले ही क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी की जांच के पीछे बीजेपी का हाथ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कैसे राजनीतिक घमासान छिड़ा और वाक युद्ध एक दूसरे के साथ किया गया, वो बयान सुनिए। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? घोटालों की जांच हो रही है, गोल्ड स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, ये हमें बात समझ नहीं आती। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? भारतीय जनता पार्टी का आने वाला सरकार सबके ऊपर कार्रवाई करेगा, स्पेसिफिक एफआईआर करेगा। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। सारा इलेक्शन का डेटा, कैंडिडेट लिस्ट, सर्वे, सब इलेक्शन हमारे आईपैक के ऑफिस में है। वो चोरी करने के लिए वहाँ ईडी पहुंचा था, वो चोरी करने के लिए। ममता बनर्जी शेर नहीं है, वो सिर्फ एक की विपक्ष लीडर है जिसपे ये हिम्मत है कि ईडी वहाँ रहते रहते सीधा वो चली गई। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यकीन मानिए पूरे देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, इसी तरह की बयानबाजी और खबरें वहां पर बढ़ती भी चली जाती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मीका चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। संजय सरकार जी, आप टीएमसी के
समर्थक ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीयू के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार जी, आप प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ये ईडी वाला मामला आप लोगों पर भारी पड़ेगा के शर्मा जी? क्योंकि ममता बनर्जी सीधे चैलेंज दे रही हैं कि ईडी और सीबीआई के जरिए नहीं, मैदान में उतरकर उनके खिलाफ मोर्चा ले बीजेपी। देखिए चित्रा जी, हम मैदान पे तो ममता बनर्जी को शिकस्त देंगे ही, पर ये जो चोर मचाए शोर है और जो ममता बनर्जी कर रही हैं, इसका भी खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। ये गलतफहमी में न रहें कि उनके ऊपर इस देश का कानून लागू नहीं होता। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, वो संविधान को तार तार करने की कोशिश न करें, वो देश के हाईकोर्ट की इज्जत करना सीखे। आज जिस ढंग से हाईकोर्ट के अंदर जजों के साथ जो है वहां हंगामा किया गया, और जो कल ईडी के साथ में वहां के पश्चिम बंगाल के पुलिस को लेकर जो कठपुतली पुलिस हो चुकी है, जिस ढंग से गुंडागर्दी की गई है, मुझे ये शब्द कहने में कोई दो एतराज नहीं है। अरे गुंडागर्दी के आरोप तो वो आप लोगों के ऊपर लगा रही है। ममता बनर्जी ने कल शर्मा किया। जी, अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 6 साल पुराने मामले में ईडी की ये जो जांच है, चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रही है? और आईपैक बिल्कुल सार्वजनिक है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कोई छिपा के तो आईपैक से काम लिया नहीं जा रहा है। आईटी सेल का हेड है, उसके घर जाकर इस तरह की छापेमारी और ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चुनाव के ठीक पहले क्या डेटा चुराने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी? नहीं, आईपैक क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की एजेंसी है? वो है क्या, कंपनी है क्या? ये तृणमूल कांग्रेस की कंपनी है क्या आईपैक? उसका संबंध फिर हवाला से है। हवाला के ट्रांजैक्शन में उसका नाम आया है। क्या ईडी हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे? और आप कह रही है कि ईडी इस तरह कार्रवाई कर रही है। हाँ। चित्रा जी, यही ईडी है ना जिसने पार्थ सारथी के यहाँ जब छापा मारा, इनके शिक्षा मंत्री के यहाँ, आपने नोटों का बंडल पूरे देश ने देखा था। पूरे अलमारियों से कितने नोट के बंडल निकल रहे थे। बिल्कुल, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त की इसी ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री के घर से। तो ये आज ही किसको बचाने के लिए लगी हुई है? आपको दृश्य याद होगा। बिल्कुल, अब ममता बनर्जी की मुंह में जो है जबान नहीं था। ठीक है, क्यों मैं जवाब ले लेती हूं। ममता बनर्जी ने ईडी के ऊपर। संजय सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईडी, मैं एक बात करके हाँ जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं केवल इतना कह रहा हूं, हाँ इतना सा कि आईपैक का मामला हवाला से जुड़ा हुआ है। ये तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय नहीं है। बिल्कुल, ये तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस नहीं है। ये ममता बनर्जी की ऑफिस नहीं है। फिर ममता बनर्जी के पेट में दर्द क्यों? अरे लेकिन काम तो आईपैक ममता बनर्जी के लिए ही कर रहा है ना। आईपैक में पहले प्रशांत किशोर थे, 2021 में आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रही थी। बाद में आईपैक छोड़ा प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद ये जैन साहब सामने आ गए, प्रतीक जैन। लेकिन मेरा ये सवाल है संजय सरकार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब ममता बनर्जी कह रही है ईडी के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अरे ईडी को अपना काम करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है संजय सरकार जी? और जांच एजेंसियां क्या चुनाव है या चुनाव नहीं है ये देखकर तो काम करने जाएंगी नहीं। दीदी की पूरी लिस्ट है। जब जब केंद्रीय एजेंसियां किसी जांच के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तब तब जाकर दीदी वहां पर हंगामा शुरू कर देती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि ये तो तानाशाही हो गई ममता बनर्जी की कि हमारे राज्य में अगर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच के लिए आएगी तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तब ईडी सीबीआई को याद आ जाता है बंगाल में, उसको पहले क्यों ईडी सीबीआई को याद नहीं आ जाता है? दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी चोरी करते 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 डकाइत बन चुके हैं। वोट चोर है, बैंक चोर है, राफेल चोर है। अभी क्या होता है, किसी को मतलब जो दस्तावेज भी चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। क्यों?
वहां पर प्लानिंग से लेकर सब कुछ तैयार है, वहां पर बूथ जितना आपको बूथ अध्यक्ष है से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष सबको नंबर उम्र है, क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, आईपैक के ऑफिस में सब कुछ तैयार हो गए, वो भी चोरी करने के लिए भेज दे गया। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ईडी और सीबीआई को बताता हूं, देखिए आप जिस तरफ से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी को कैडर के रूप में कर रहा है ना, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको मैं चुनौती अब ईडी के अधिकारी जाके काम कर रहे हैं, उसमें आपको बीजेपी क्यों नजर आ रही है संजय सरकार जी? आप लोगों ने भी तो ऐसा चश्मा पहन रखा है ना कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करने के लिए जाए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी नजर आने लगती है। आईपैक को साथ में भारतीय ईडी का सीबीआई का सबूत है, अचानक आईपैक को दफ्तर में क्यों चला जाएगा? आपको मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ईडी के जो आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई को जो आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, इसको बाप और चाचा दोनों हिंदुस्तान में सरकार में ज्यादा दिन नहीं है, मैं आप लिख के रख दीजिए चित्रा जी, आप लिख के रख दीजिए। अरे पहले तो आप इसकी तैयारी कीजिए जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है। आप आगे की ज्यादा दिन, केंद्र में अभी तो इलेक्शन बाद में होंगे ना, पहले तो पश्चिम बंगाल में 2.5 महीने के बाद होने हैं संजय सरकार जी। आ रही हूँ लोकतंत्र के हिसाब से नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको चैनल में एक चीज आपको बताने चाहता हूँ, आधिकारिक को बताने चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को इशारा में काम कर रहे हैं, आप अगर जमीन के नीचे भी रहेंगे, पताल पे रहेंगे ना, हम आपको ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो। और आपको परिवार को उनको अरे ईडी के अधिकारियों को काम करने तो आप देंगे नहीं देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ पर जल्दी से मैं बता देती हूँ दर्शकों को, आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी और केंद्र में किस तरह की तनातनी है। कोई भी जांच एजेंसी अगर जांच करने के लिए जाती है तो फिर वहां पर हंगामा, किसी और राज्य में संजय सरकार जी नहीं देखने को मिलता है इतना हंगामा, बंगाल में ही देखने को मिलता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर इशारा में अगर काम करेंगे, उनको पारिवारिक संजय सरकार जी अपना चश्मा बदल लेंगे तो आपको, मुझे लग रहा है कि हर जगह आपको बीजेपी नजर नहीं आएगी। हाँ, 3 फरवरी 2019 पोंजी घोटाले में सीबीआई जाती है, कोलकाता पुलिस से टकराव हो जाता है, ममता बनर्जी 45 घंटे तक वहां पर धरना देती है। 2021 में मई के महीने में नारद सिंह केस में सीबीआई गिरफ्तारी करती है, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटे तक धरना देती हैं। 2022 जुलाई में स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया, 50 करोड़ नकद और सोना बरामद किया गया। ममता के करीबी थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वहां पर भी लगातार हंगामा हुआ। फिर 22 में सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, ममता बनर्जी बचाव में पूरा मोर्चा खोल लेती हैं। 2023 में राशन घोटाले का मामला सामने आता है, जिसमें तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी वहां पर हंगामा शुरू कर देती हैं। और फिर आज का तो हम देख ही रहे हैं संजय सरकार जी, पहले खुद में भी तो झांक कर देखें आप। शुभेंदु अधिकारी भी तो उसमें शामिल थे, शुभेंदु अधिकारी का नाराजा में क्यों नहीं बोले के शर्मा जी, भर्ती बोर्ड में क्यों नहीं अरेस्ट किया? आप बोलने दीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ। के शर्मा जी, मैं चित्रा जी आपको आप बताना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी तो दाग लगे थे, आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर दाग धुल गए उनके। ठीक है संजय सरकार जी, सुनिए 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 सुनिए, बोलिए बोलिए के शर्मा जी। सुन ले, अगर ऐसा करेंगे तो पताल से भी अधिकारी को नीचे उठा के लेकर अभी लगातार पूरी श्रृंखला बताई 19 से लेकर जी, देखिए 19 से लेकर 26 तक की पूरी अभी आपने डेडलाइन डाटा बताया, और लगातार जो है वहां पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, क्या इस समय चुनाव थे क्या? उस समय जब करोड़ों रुपए पकड़े गए सरेआम इनके शिक्षा मंत्री के घर से, तब क्या कोई चुनाव था वहां पर? लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार के मामले पे छापे पड़े या नहीं पड़े? अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, उस समय चुनाव था क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये केवल एक बहाना है क्योंकि दाल में काला है। उस हवाला कांड में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी के जुड़े हुए तार हों, और वो जानती थी इस बात को, इसीलिए वो दौड़कर वहां पर डीजीपी को लेकर पहुंची और जो है ईडी के अधिकारियों को धमकी दी गई। अरे लेकिन किसी तरह की रिकवरी करने से मामला है के शर्मा जी, चुनाव में 2 महीना है, चुनाव में 2 महीना है, सामने किस तरह से हंगामा किया है, और 6 साल पुराने मामले में अब जाकर ईडी की नींद टूटी है क्या? ये सवाल भी पूछा जाएगा ना के शर्मा जी। 6 साल पुराने मामले में जब 2 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, तब आप ईडी की नींद खुली है?
चित्रा जी, आप इसकी ईडी की कार्रवाई की जो है डिटेल्स देखिए, ठीक है, जिसमें लगातार ईडी का जो है कार्रवाई कर रही है। हाँ। और जहां जहां उसके सोर्सेज मिल रहे हैं वहां पर वो रेड कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके लिए कोर्ट के अंदर भी हंगामा करेंगे, जज को भी सामने हंगामा करेंगे, ठीक है, और आप कोर्ट भी नहीं चलने देंगे। आपकी गुंडागिर्दी कोर्ट के अंदर भी चलेगी और पूरा देश का संविधान मुक्त दर्शक बना रहेगा। ठीक है मीता चक्रवर्ती जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या इतना आपने मुख्यमंत्री का स्तर इतना गिरा दिया है आपने? ठीक है, अवनीश अवस्थी जी मैं आपके पास आऊंगी। पर जाकर कि कोर्ट के अंदर भी हंगामा होगा। हाँ संजय सरकार जी, ये क्या जरूरत है कोर्ट के भीतर हंगामा करने की? मैं कहना चाहता हूं ताकत इसलिए जनता थोड़ी ना देती है कि कोर्ट के अंदर जाकर हंगामा करे, कोर्ट के अंदर से बाहर तक। जमीन के नीचे से उसको उठा के लेके आएंगे, ईडी सीबीआई को जमीन के नीचे से उठा के लेके आएंगे। कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी पूरी तरह अराजक हो चुकी है, हताशा निराशा में इस तरह से हंगामे कर रही है और पूरे कानून का उल्लंघन कर रही है। इसको सरकार बैसाखी के ऊपर में सरकार कब गिर जाएंगे? इसको समझाओ पहले, अपनी सरकार का चिंता करे। हम रह जाएंगे, हम लड़के आए हैं, हम चोरी से जीत के नहीं आए, आपसे वोट चोरी से जीत के नहीं आए। अरे आप लड़कर आए हैं तो हर मामले में लड़ते ही तो नहीं रहेंगे ना संजय सरकार जी, ऊपर नहीं हो, सबक सिखाएंगे, कानून से ऊपर नहीं हो, आप हर जगह लड़ते तो नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बाकी मेहमानों को लेकर आते हैं। मीता चक्रवर्ती जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आपके सबसे बड़े चेहरे हैं अधीर रंजन चौधरी। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं टीएमसी सिर्फ ईडी की छापेमारी का विरोध करती है, बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर कभी विरोध नहीं करती। अब मेरा ये सवाल है कि दिल्ली में जब ईडी का इसी तरह का एक्शन होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, लेकिन आप लोगों का मानना है कि दरअसल ईडी पर वो ज्यादा बेचैन नजर आती है, दूसरे मुद्दों पर चुप्पी साध लेती हैं। क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? मीता चक्रवर्ती जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है चित्रा जी। ये मैं बता दूं कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1.5% की तरह है। अगर आप 2014 की 1 अप्रैल से 2025 30 नवंबर का डेटा देख ले, पीएमएलए एक्ट के अंडर 6,444 केसेस में रजिस्टर्ड और कन्विक्शन हुआ है सिर्फ 120 केसेस में। तो इतना लो कन्विक्शन रेट इन इटसेल्फ टेल्स यू अ टेल स्टोरी कि ईडी नॉन सीरियस है और बीजेपी भी नॉन सीरियस है। टीएमसी के जितनी भी सारे स्कैम्स थे, जितनी भी स्कैम्स में जो लीडर्स फंसे हुए हैं, उनको सजा देने का कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है। देखिए एक बात तो साफ है, 2015-16 साल में शारदा नारदा स्कैम में वीडियोग्राफिक एविडेंस में देखा जाता है शुभेंदु अधिकारी से लेके शोभन राय तक टीएमसी के लीडर्स, और आप अभी जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लीडर है, सारे तमाम लीडर्स हाथ फैला के वीडियो में दिखा जाता है वो लोग ब्राइब लेते हैं। 10 साल चला जाता है, 10 साल में ईडी का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता, अभी भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। पार्थो चैटर्जी अभी बेल में बाहर है, उनके घरों से, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ रुपया सीज किया गया था, उनके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन लिया जाता है। हाँ। तो फैक्ट है ईडी को सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल टूल ऑफ नेगोशिएशन बन के रह गया है। ठीक है, कोई भी सच में जांच नहीं हो रहा है, कोई भी करप्शन स्कैम का जांच यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, अगर चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच जाती है और वहां से लैपटॉप उठा के, हार्ड डिस्क उठा के, फाइल्स उठा के चले जाते हैं, आईपैक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, even if they were doing the digital campaign for TMC, मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाती है और ईडी के लोग वहां पर चुपचाप बैठे रहते हैं। They allow it. They have now gone to the High Court. पर क्या प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? नहीं, मैं कहना चाहता हूं प्रियंका गांधी। ठीक है, लेकिन ईडी जब कार्रवाई करती है तो दिल्ली में भी हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हैं। ठीक है, मैं सीधे आपके पास आते हुए अवनीश अवस्थी जी और इस वक्त आदिल हसन जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता AIMIM के जुड़ चुके हैं। ठीक है अवनीश अवस्थी जी, लेकिन पलटकर ये सवाल पूछा जाएगा कि जब 6 साल पुराना मामला है तो चुनाव के 2 महीने पहले ही ईडी इतनी ज्यादा एक्शन में क्यों आ जाती है? अवनीश जी, और बीजेपी अत्याचारी है, हमला करने वाली पार्टी है, मुझे हमले की आदत पड़ गई है, इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दूंगी, ममता बनर्जी की ओर से ये जवाब सामने आया है। अवनीश जी। चित्रा जी, आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई कि कब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार ने, वहां में उस पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखलंदाजी की है, और इतनी ज्यादा की है कि जो
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती। एक नाम फिर भी आपने छोड़ दिया, संदेश खाली का। संदेश खाली में जिस तरीके से वहां पे हिंसा हुई, सीबीआई के अधिकारी गए, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, हम सब लोग जानते हैं। ये कोई पहली बार कल नहीं हुआ, कल लगातार हो रहा है। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी के स्वभाव में जिस तरीके से वो वामपंथी दलों से, सीपीएम से लड़ करके आई हैं, उनके स्वभाव में है लड़ना, लेकिन वो लड़ाई उनको सड़क पर लड़नी चाहिए, ना कि ईडी अपने आईपैक के ऑफिस के अंदर जाकर के। अगर वो आईपैक के ऑफिस के अंदर नहीं जाती, ईडी को अपना काम करने देती और सड़क पर कहते हैं कि यस हम रेडी हैं किसी भी जांच के सामने पेश होने को, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का भद्रलोक, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी अरे तो आईपैक के दफ्तर में ही तो सारे डेटा हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से जुड़े हुए। मैं एक बात बताइए चित्रा जी, ऐसा कौन सा है जो टीएमसी के कार्यालय में होना चाहिए ना, और ये बात आईपैक को बचानी चाहिए ना। ममता बनर्जी कैसे पहुंच जाएंगी वहां पर? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है एक केंद्रीय एजेंसी के काम करने में जाकर के जिस तरीके से वो डालती हैं, या आईपैक को करना चाहिए ना। आईपैक हाई कोर्ट में कहीं भी जाता वो और कहता है कि हमारे काम में जिस तरीके के हमारे काम है उस तरीके में ये ईडी इस तरह नहीं आ सकती, या ये हमारी प्राइवेसी को वो फॉलो कर रहे हैं, जो चीज हमारी है आईपैक डिफेंड करेगी ना। वाई शुड ममता बनर्जी डिफेंड? और ये तो पहली बात नहीं, और आपने बताया और सबने कहा, संजय सरकार जवाब नहीं दे पाए। हाँ। किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे पाई कि वो पार्थ चटर्जी के घर वो 50-52 करोड़ रुपए आया कहां से था, कहां से आया था, ये आज तक जवाब नहीं मिला। अरे जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन सामने तो लोगों के सामने तो नोटों की गड्डियां दिखाई देनी थी और शिक्षा मंत्रालय के पैकेट बंधे हुए नोट नजर आ रहे थे। ये बात तो सच है ना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी इस समय मुश्किल में है। ममता बनर्जी के सामने आप एक बताइए, पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल का वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सा मॉडल है जो ममता बनर्जी जनता के सामने रखना चाहती है कि मैंने ये किया? ठीक है, आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि कहीं भी कोई ऐसा मॉडल वो सामने नहीं दिखा पा रही है? सिर्फ इस बात के कि जिस तरीके से उन्होंने पोलराइज करके कि मैं दूध देने वाली गाय होगी तो उसकी मैं लात भी सहूंगी, या जय श्री राम बोलने पर जिस तरीके से वो विरोध करती हैं, इसके अलावा उनके पास क्या मॉडल है आप बताइए? उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और इस समय पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस तरीके से नंदीग्राम में अभी वहां के लोकल बॉडी के, वहां के सहकारिता के जो इलेक्शन हुए, वहां पूरी तरीके से ममता बनर्जी की हार हुई है, सारी की सारी बीजेपी जीती है। तो ममता बनर्जी इस समय मुश्किल में है और उनकी जो खींच है वो सारी वो इसी कारण से है। आदिल हसन जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आदिल हसन जी, आप लोग भी चुनाव में जाएंगे कुछ सीटों पर, पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी आप लोगों ने हाथ आजमाया था, लेकिन ममता बनर्जी के आगे आप लोगों की चल नहीं पाई थी। अब जबकि ईडी को लेकर वो निशाना साध रही हैं, तो फिर क्यों इतनी सिंपैथी जुड़ गई है ममता बनर्जी से? आदिल हसन जी, जांच करेगी ना केंद्रीय एजेंसी? ईडी को बोलिए कि 90%, सुनिए मैम, ईडी जो है 90% उसका देखिए उसका कितना स्लो रहता है कन्विक्शन रेट। ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? 11 साल से ईडी क्या कर रही है? रॉबर्ट वाड्रा इशू में क्या कर रही है? खाली बुला के प्रताड़ित करना है। अगर ईडी में हिम्मत है, ईडी का डायरेक्टर को बार बार क्यों एक्सटेंशन दिया गया था? क्या देश में आईपीएस की कमी है? क्या देश में अच्छे ऑफिसर की कमी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी ईडी के डायरेक्टर के मुद्दे पर? और ईडी से पूछिए कि आरएसएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो 100 साल मनाने जा रहा है, जिसका ना एफसीआरए है, जिसका ना कोई लेखा जोखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में करोड़ों अरबों की जमीन पर 150 करोड़ का आरएसएस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कहां से पैसा लाया आरएसएस को कौन चंदा देता है? विदेशी फंडिंग क्या है? ईडी के ऑफिसर से पूछिए, आरएसएस का भी जांच करे। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर नहीं, आरएसएस क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बताएगा कि आरएसएस को कहां से अरबों खरबों की जायदाद आरएसएस के पास आ गई? अदानी दिए, अंबानी दिए, खरबों की जायदाद कहां पर है आरएसएस की? खरबों की जायदाद आज खुलासा कीजिए आदिल हसन जी, खरबों की जायदाद कहां पर है? कौन से एड्रेस पर है खरबों की जायदाद? बिल्डिंग बनाए हैं झंडे वालान में जो बनाए हैं वो क्या है? झंडे वालान में तो उनका पहले से दफ्तर था, खाली बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो गई। पहले से अभी मैडम आप देखिए नया बिल्डिंग। हाँ गई थी मैं, नए बिल्डिंग में गई थी मैं। जिस तरीके से उन्होंने बनाया है गरीब की, हाँ गई थी, तो कहां से पैसा आ गया? क्यों एक मदरसा में 10 रुपया आता है तो पूरा जांच होता है, आरएसएस का क्यों नहीं जांच होगा? कहां से अरबों खरबों की संपत्ति है? हर जगह इनके जो संघ प्रमुख को जेड प्लस सुरक्षा मिला हुआ है, किस आधार पे मिला है? क्या स्वतंत्रता सेनानी थे? देश की आजादी में उन्होंने काम किया है क्या? बतलाइए, देश जानना चाहता है आरएसएस। अरे आप लोग तुरंत देश की आजादी पर चले जाते हैं, फिर देश की आजादी में आपका क्या है? अब उस पर नहीं जाते ना, अभी ममता बनर्जी पर ही रहते हैं, देश की आजादी पर जाएंगे तो फिर बात अलग दिशा में चली जाएगी। क्या दिक्कत हो गई अगर ईडी जाकर वहां पर जांच कर रही है?
तो फिर जांच में सहयोग की बजाय हम जाकर हंगामा शुरू कर दें? अरे सहयोग मैडम, किस टाइप का सहयोग मांगते हैं? डिक्टेटर है क्या ईडी के डायरेक्टर या ऑफिसर? कन्विक्शन रेट ईडी का 1% से भी कम है। आप सबको प्रताड़ित के लिए बीजेपी का स्लीपर सेल है ईडी का ऑफिसर। बीजेपी स्लीपर सेल चला रही है। अमित शाह को बोलिए चुनाव लड़ने, जनता की अदालत में चुनाव लड़े। ईडी को, इनकम टैक्स को भेजकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हार रहे तो बोलिए हार रहे। अरे जब वो जनता की अदालत में जाकर चुनाव लड़कर जीतते हैं तो आप लोग वोट चोरी के आरोप लगा देते हैं। अब तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है ना आदिल हसन जी, कि वो जनता के बीच चुनाव लड़कर जीते, सरकार बनाए, फिर आप लोग कहते हैं वोट चोरी से बनी है भाई बीजेपी की सरकार। और फिर अगर वो अपने मुद्दे को उठाएं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इनका तो गड़बड़ है, आजादी के इतिहास में कोई इनका योगदान नहीं रहा है। आदिल हसन साहब, मैडम हाँ। मैडम कहां पर जीते हैं जरा बताइए ना। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा, नायडू और नीतीश के चेहरे पर, चिराग पासवान, मांझी जी के चेहरे पर सरकार बनी है। अब की बार 400 पार कहां है? 400 पार 240 में तो गुब्बारा फट गया। वो तो बसपा का सेटिंग था जो 16 सीट यूपी में बसपा के चलते बीजेपी जीती और जबरदस्ती कितना सीट पे जिताई। बोलिए बिहार में जीते क्या? हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार की बैसाखी पे ना चुनाव जीते हैं। है हिम्मत तो माइनस नीतीश कुमार। अरे 2024 में भी आप भी डबल थे, आप भी तो 50% ही रह गए ना। आदिल हसन जी, आप लोग भी डबल थे। 2024 में आप लोग भी सिंगल ही रह गए ना, एक डिजिट, 1 सिंगल। आदिल हसन साहब, बीजेपी के 240 बड़े नजर आते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए। 50% घाटा हुआ था 2024 में आपको। असदुद्दीन, अरे मेरे मैडम, असदुद्दीन ओवैसी एक एमपी 543 पे भारी है। हाँ। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की खासियत है, याद रखिएगा। हम रोबोट के भरोसे नहीं जीतते हैं। हाँ। रोबोट जो बोलता है हम उस पर नहीं जीते, हम जनता के अदालत में जाते हैं और जनता में जो फिक्स रहता है उसी पर कौन सा रोबोट बोल रहा है आदिल हसन जी? कौन से रोबोट से इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई है आपको? कौन सा रोबोट इतना बोलने लगा कि आदिल हसन बिल्कुल छटपटाहट में आ गए हैं? करा रही थी वो फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लग रहा था। हाँ, क्या 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 फिर से बेचैन हो गई थी। रोबोट तो हिंदुस्तान की शान की बात कर रहा था, 7वां अजूबा की बात कर रहा था, ताजमहल बोल रहा था, आप बेचैन हो गई थी। आदिल हसन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा सोशल मीडिया इतने गौर से देखते हैं आप लोग, इसीलिए मैं आप जैसे लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ ताकि आप लोगों की बेचैनी बढ़ती रहे। टीवी पर आप लोग उतना नहीं बोल पाते जितना मेरे सोशल मीडिया पर जाकर बहुत अच्छे सर, आप ही जैसे लोगों के लिए मैंने लगाया था वो वीडियो, मैंने ही लगाया था वो वीडियो और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने गौर से देखा है मेरा वीडियो जाकर। लेकिन अभी मुद्दा पश्चिम बंगाल है, लौट कर उस पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने सवाल पूछे है के शर्मा जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, मैं मुद्दा नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल का चुनाव ज्यादा बड़ा मुद्दा है और ईडी की कार्रवाई पर बात। के शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है जिन राज्यों में आप लोगों को लगता है कि बीजेपी कमजोर है, वहां पर आप लोग ईडी, सीबीआई, इन जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेने लगते हैं। के शर्मा जी। चित्रा जी, ईडी और सीबीआई का छापा तो पूरे देश में पड़ता है और जो चोरी करता है, जो हवाला से जुड़ा होता है, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। इसमें क्या, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो इसलिए ये कहना, ये अपने मन को शांति देना है, क्योंकि ये 2 सीट के पार्टी के लोग हैं, इनके पास क्या है कहने के लिए? तो ये तो ऐसे ही बतौलेबाजी की तरह चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी इनको सुन रहे थे आप, ये आजादी से लेके कहां तक चले गए। और मैं कांग्रेस के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा हो कांग्रेस जो है पहले ये तय कर ले कि इनको दिल्ली में क्या करना है और कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में क्या करना है। इनकी दिल्ली की टीम तो यहाँ पर जो है समर्थन में है ममता बनर्जी के, और इनके बंगाल का यूनिट जो है विरोध में। तो ये तय कर ले कि इनको जो है विरोध करना है या समर्थन करना। ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव नहीं देती है ना पश्चिम बंगाल में। हाँ, ये दोहरा चरित्र भी नहीं चलेगा। आपके लिए तो फायदेमंद ही है ना, दोनों एक हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी। के शर्मा जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आ रही हूँ ना, मैं ये नहीं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के ही अंतर विरोध की बात कर रहा हूँ। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी का बयान कुछ और है, दूसरा बयान कुछ और है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये घर में सेटल करके आए, इनको करना क्या है, ये अपनी दिशा तो तय कर लें। लेकिन मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, मैं तीसरी बात इनको इतना बताना चाहता हूँ ममता बनर्जी को कि आप हार की हताशा और निराशा में इतने भी बेसुध न हो जाएं कि देश के कानूनी संस्थानों की भी इज्जत करना छोड़ दें। आपने आज जिस ढंग से हाईकोर्ट के अंदर
आपने वहां पर अपमान किया है हाईकोर्ट का, देश के हाईकोर्ट का अपमान किया है। और जिस ढंग से डीजीपी को और वहां की पुलिस को आपने कठपुतली के रूप में बना के रख दिया है, ये देश जो है पश्चिम बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये दीपक का अंतिम समय होता है जब वो फपकता है। आज ममता बनर्जी की हालत वही हो गई है, अब वो दीपक बुझने वाला है उनका, इसलिए वो इस स्तर तक चली गई हैं कि वो देश के कोर्ट का भी अपमान कर रही है। देश का कोर्ट नहीं, वो भी अराजकता फैला रही है। पश्चिम बंगाल में वहां पर हाई कोर्ट में इस तरह का हंगामा उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से काटा गया है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन फिर वही घूम फिर कर चित्रा जी, कोई भी हाई कोर्ट देश के ही संवैधानिक संस्था का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देश के संवैधानिक संस्था का हिस्सा है हाई कोर्ट। बिल्कुल, सुनिए ना, लेकिन बंगाल में जो छोटी मोटी चीज नहीं चित्रा होती। जी, हाँ संजय सरकार जी, मीता चक्रवर्ती जी मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय सरकार जी को एक बार बोलने देते हैं। संजय सरकार जी, खाली हंगामा करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं ना। 15 सालों में क्या किया सरकार ने, ये जनता को बताना पड़ेगा, या फिर हंगामा करके माहौल को मुद्दों से डाइवर्ट करने की एक कोशिश है ममता बनर्जी की। सुनिए ना, इसको नेता क्या बोला था सायंतन बोसुन सर, सुनिए 26 में हम लोग 30 सीट भी नहीं जीतेंगे, सुन लीजिए, सुनिए क्या बोल रहा है। 26 में 26 सीट তোমার খারাপ লাগছে, আমি বলিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিধানসভা ভোটে বিজেপি 30টা আসন পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। क्या बोल रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन में 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने। ये बताओ भैया कि ये 50 करोड़ कहाँ से आए थे? ये सब मत सुनाओ, 50 करोड़ की बात बताओ। अपनी बारी में ये 50 करोड़ कहाँ थे, कहाँ से आए थे? पूजा सिंघल के घर से 176 ये पार्थ चटर्जी के यहाँ 50 करोड़ कैसे मिल गए थे? ये सबका जवाब दो ना, ये सब लेके मत बैठो यहाँ से वहां तक। संजय सरकार इससे मत बनाओ लोगों को, ये बताओ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आए? अरे ये पहले बोलो ना के शर्मा, पूजा सिंघल को घर से 176 पूरे देश ने देखा था नोटों के बंडल की किस ढंग से वहाँ पर नोटों के बंडल सजा के रखे गए। आया कितने गए पूजा सिंघल के घर से? अच्छा, जैन जी को घर से 277 करोड़ रुपए। आप ये बताओ, और दूसरा जवाब दो, कोर्ट के अंदर आज जो है आपने जो हंगामा किया वो क्यों किया है? नेता बोल रहा है डीजीपी के साथ, डीजीपी को जो आप लेकर गए, क्यों लेकर गए? अजय आप बोल रहे हैं, इस सब का जवाब देना सीखिए। इधर से उधर भागिए मत, इधर से उधर भागिए मत, आप विषयों पर रहिए और विषय पर का जवाब दीजिए, और नहीं तो ये कहिए कि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ। ये आप कहिए यहाँ पर। आपका डीजीपी को लेकर आपने जिस ढंग की वहां गुंडागर्दी की है उसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी अराजक हो चुकी है पूरी तरह से, बंगाल में तो नहीं, उसका जवाब दीजिए आप इधर उधर मत बताइए। 50 करोड़ ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे, अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे। एक बार संजय सरकार जी अपनी बात खत्म कीजिए। संजय सरकार जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। बंगाल के विकास के लिए दीदी ने क्या किया है? ईडी से झगड़ा करके थोड़ी ना चुनाव जीतेंगी दीदी। नहीं, देखिए हम बताते, एक बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसके लिए शिशु साथी दीदी ने दिया है। जो एक आदमी जो देहांत होता है उसको समावेदी दीदी ने दिया है। कन्याश्री जो बंगाल के जो हर बच्चों को जो दे गया है, क्लास 5 से लेकर 12 क्लास तक 800 रुपया स्टाइपेंड, 25,000 एक टन जुबश्री भी दे के गया है। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दे के गया है, किसान बीमा दे गया, किसान मंडी में फ्री में रहने के लिए, जहाँ कोस्ट हो फ्री में रखने के लिए किसान को दे गया है। बच्चे को किसान के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपया तक दे के गया है। ठीक है, बच्चे को साइकिल दे के फ्री में, किताब दे गया था, रेशन फ्री में बांटा जा रहा है। ठीक है, अभी घर में 100 दिन के काम जहां पर होता है 150 दिन का काम बंगाल सरकार देता है, गवर्नमेंट देते हैं। ये मोदी जी सोच के भी कर नहीं सकते। इसके अरे तो जब इतना सारा काम किया है तो काम के आधार पर जाए चुनाव में। आपको भी तो एकदम बेचैनी रहती है कि भैया ईडी सीबीआई हमारे पीछे कब पड़ गई है। नहीं, इसको डाइवर्ट करने के लिए, डराने के लिए भारतीय जनता तो क्या जरूरत है डरने की? ईडी जाकर अपना काम करती, क्या जरूरत है वहां पर जाने की? आप बताइए, अब दीदी फाइल उठाकर लेकर चली जाएंगी, ईडी के अधिकारी क्या करेंगे? राज्य, किसी भी राज्य में क्या देखा गया है ऐसा कि ईडी के अधिकारी जाए वहां पर जांच करने के लिए और ऐसे हंगामा शुरू हो जाए? मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे अच्छे से याद है, हम लोगों ने एंकरिंग भी की थी, कैसे नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, एसआईटी की टीम ने दिन भर उनसे पूछताछ की थी और वो बकायदा एसआईटी के दफ्तर गए थे। सुबह से लेकर शाम तक एक बीजेपी का कार्यकर्ता एसआईटी के बाहर दिखाई नहीं दिया था उस समय, जो हंगामा कर रहा हो कि क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाकर बैठा है। मुझे लगता है कुछ ऐसे नजीर होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए।
प्रोफेसर सब बता रहा था बंगाल में क्या है, वो प्रोफेसर नहीं है, गोबर गोमूत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। ठीक है, तो गोबर यूनिवर्सिटि से पढ़ के अब निजेश अवस्थी जी, अब निजेश अवस्थी जी पर टिप्पणी करें, फिर मैं मीता चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगी। नहीं, अमिता चैटर्जी को एक चीज बोलना चाहता हूँ। चित्रा जी इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहस का मुद्दा मैं नहीं। बात बड़ी साफ सी है भाई। संजय जी, आप मुझे बोलने को कहा है, मुझे बोलिए। चित्रा जी, बंगाल में कितनी इंडस्ट्री आई, कितने रोजगार पैदा हुए, इसका मैं मांग रहा था। किसको कितना पैसा दिया, साइकिल दिया, इसका नहीं मांग रहा था मैं। आप ये बताइए ना कि पिछले आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, सीपीएम के राज से पहले बंगाल जो है, कलकत्ता जो है, कोलकाता जो है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। बड़ी से बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कलकत्ता में अपना हेडक्वार्टर बनाते थे। ये पिछले 40-50 सालों में लेफ्ट के शासन में और ममता के शासन में क्या हुआ कि कलकत्ता इज ए डाइंग सिटी बोला जाने लगा। इसलिए तो निजेश अवस्थी जी कांग्रेस खुश हो जाती है ना। आप लोग कह रहे हैं लेफ्ट के पहले कांग्रेस का राज था उस समय, और उस समय इंडस्ट्रियल हब था, फल फूल रहा था बंगाल, कोलकाता। आप ये कहना चाह रहे हैं? चित्रा जी, कांग्रेस के बारे में बताए तो अभी तो इन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र में कुछ और हो रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ में है। केरल में वो अलग लड़ते हैं और बाहर जब जाते हैं तो हाथ में हाथ मिला करके सबके सामने खड़े होते हैं कि देखो जी इंडी इलाइच बन गया हमारा। ये कांग्रेस की, ये भारत की राजनीति में जिस तरीके से इस तरीके के सुविधाजनक राजनीति करने की आदत पड़ गई है ना कि वहां पर विरोध कर लेंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ गाली दे लेंगे, एक दूसरे को भ्रष्ट करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा ये बहुत धोखेबाज पार्टी है जी कांग्रेसी, या मुझे धोखा दे दिया तो आपको छोड़ देगी क्या, और साथ में इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये बताइए कि जब राजनीति का स्तर यहाँ तक इस हद तक सामने आ जाए कि मंच पर खड़े होकर के पार्टी को गाली दिया जाए, उसी से अलायंस किया जाए, उसके साथ लड़ा जाए इलेक्शन। मीता चक्रवर्ती जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। मीता चक्रवर्ती जी, दिक्कत हो गई है ना कांग्रेस पार्टी के लिए। एक जमाने में यकीनन दबदबा था और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास भी कर रहा था, लेकिन बीते कई सालों से आप लोग गायब हैं वहां से। और मीता जी, वहां पर एक भी सीट का कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होना, ये क्या बताता है? आप तो लड़ाई में भी नजर नहीं आ रही हैं मीता चक्रवर्ती जी। लोकसभा में पहली बात तो ये है कि पिछले साल साउथ मालदा से ईशा खान चौधरी चुन के गए थे लोकसभा में साउथ मालदा से, तो हमारे पास सीट है। पहली बात ये। दूसरी बात ये सच है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय हो या सिद्धार्थ शंकर राय हो, उनके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, दुर्गापुर स्टील प्लांट से लेके हल्दिया पोर्ट का डेवलपमेंट से लेके अर्बन प्लानिंग, कल्याणी टाउनशिप, ये तमाम चीज़ें जो IIT खड़गपुर बना था, IIM कलकत्ता बना था, वो सारे डेवलपमेंटल वर्क कांग्रेस के वक्त हुआ था, कांग्रेस के शासन के वक्त हुआ था पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोफेसर जी की मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ फॉर एक्नॉलेजिंग द गुड वर्क दैट हैपेंड ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजीम। दूसरी बात, 2011 साल के बाद आप एक भी इलेक्शन दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल में जहां पर टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कोई सीट एडजस्टमेंट हुआ हो। एक अलायंस का मेन बेसिस क्या होता है? इलेक्शन के वक्त सीट एडजस्टमेंट। 2011 में लास्ट टाइम टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच सीट एडजस्टमेंट हुआ था जब ममता बनर्जी जाके चीफ मिनिस्टर बनी थी इस राज्य के। पिछले 15 साल में ना कोई असेंबली इलेक्शन, ना कोई लोकसभा इलेक्शन, ना कोई लोकल बॉडी इलेक्शन में टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई भी सीट एडजस्टमेंट भाव ही नहीं देती है मीता चक्रवर्ती जी कांग्रेस पार्टी को, और लोकसभा में एक सीट जीत कर आप लोग इतना इतरा रही हैं, विधानसभा में तो कोई नहीं है ना। इतने बड़े बड़े रैलियां मैंने कवर किया था जाकर कांग्रेस को, एक सीट पर भी जीत नहीं मिल पाई थी आप लोगों को। आपके सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी, उनको यूसुफ पठान से हरवा देती हैं ममता बनर्जी। मीता चक्रवर्ती जी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए, प्लीज बोलिए। तो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी का ना कोई अलायंस पिछले 15 साल में था, ना कोई अलायंस अभी है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 से एक बात आपने बोला कि हमारी एआईसीसी की जो नैरेटिव है और पीसीसी के नैरेटिव अलग है, प्रदेश का नैरेटिव अलग है। कोई अलग नहीं है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज होता है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को पॉलिटिकल हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल करते हैं, कोई कन्विक्शन नहीं होता। तो हम लोग भी वही बात बोल रहे हैं और साथ साथ हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि टीएमसी की जो तमाम लीडर्स ने कोई करप्शन किया है उनका जांच होना चाहिए, उनको तो बिना ईडी की गैर जांच कैसे होगी मीता चक्रवर्ती जी?
आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं करप्शन हुआ है, तो करप्शन की जांच करने के लिए कौन जाएगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं भेजा जाएगा, वो ईडी सीबीआई ही जाकर जांच करेंगी। मीता चक्रवर्ती जी, इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के लिए, क्योंकि ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो इंस्टॉलमेंट में होता है मैम। ठीक है, वो कभी होता है और फिर रुक दिया जाता है, फिर होता है, फिर दो लाइन में के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट, दो लाइन में जल्दी से प्लीज के शर्मा जी। नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस के संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिससे कांग्रेस हाथ मिलाती है वही डूब जाता है। अभी बिहार में तेजस्वी से हाथ मिलाया, तेजस्वी डूब गए। महाराष्ट्र में जो है शिवसेना से हाथ मिलाया, शिवसेना डूब गई। तो इनसे जो अभी हाथ मिलाएगा उसे पता है कि उसकी हार सुनिश्चित है, तो ममता बनर्जी इनसे हाथ क्यों मिलाए? और लेकिन सच ये भी है कि ममता बनर्जी जिस ढंग से भ्रष्टाचार और जिस ढंग से वहां अराजकता का माहौल पैदा करके रखी है, और जिस ढंग से पिछले 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है, पूरा डीजीपी को लेकर जिस ढंग से पुलिस को कठपुतली बना दिया है ममता बनर्जी ने, इससे वहां के अराजकता का वातावरण पैदा कर दिया है। वहां पर प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं बचा, वहां सिवाय ममता बनर्जी की सीधे गुंडागर्दी हो रही है। ठीक है, एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सच है वो कैसे सामने आएगा? अगर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी राज्य के भीतर जांच करने के लिए जाती है एक प्राइवेट फर्म पर, तो फिर एक मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना क्या बेचैनी दिखाता है? या फिर ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि ईडी के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, इसको क्या वो बड़ा मुद्दा चुनाव के दरमियान बना पाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंची है। हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।